कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोनों की विशेषता को बतला दिए। ठीक ना? अब कमेंट हटा दीजिए पहले। अब 1793 के चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, ये सब एक्ट के बारे में पढ़ना है। तो बाबू, जो 1793 का चार्टर एक्ट है ना, जो 1793 का चार्टर एक्ट है, इस एक्ट की बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है और इस एक्ट के बारे में पूछा भी नहीं जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। देखिए बाबू, 1600 ईस्वी में, गौर फरमाइएगा, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है बाबू? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है बाबू? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। जब कंपनी स्थापित हुआ था ना, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, पंखा थोड़ा सही करो ना यार, हवा कहां लग रहा है, हवा जा कहां रहा है, थोड़ा ऊपर करो। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम, जानते हैं बाबू, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार दिया। 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 लेकिन आगे चलकर एलिजाबेथ प्रथम का निधन हो गया। उसके बाद ब्रिटेन के अगले सम्राट या अगले राजा बने जेम्स प्रथम। ब्रिटेन के अगले सम्राट या अगले राजा बने जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए, जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया। व्यापार करने का एकाधिकार दिया। अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया। यानी जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, जाइए भारत
जब तक आपको व्यापार करने का मन है कीजिए, जाइए भारत। जब तक आपको व्यापार करने का मन है आप कीजिए, कीजिए कीजिए व्यापार, कोई दिक्कत ना है, कीजिए आराम से। लेकिन पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के जरिए, लेकिन पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के जरिए, लेकिन पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के जरिए, चार्टर एक्ट के जरिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के समय सीमा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। कैसे? तो समझिए। 1793 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ अगले 20 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त रहेगा। सिर्फ अगले, गौर फरमाइएगा, 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया, जैसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कही थी, सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार है। फिर जेम्स प्रथम का अनिश्चित काल तक ले, जब तक करना है कीजिए। लेकिन जब 1793 का चार्टर एक्ट आया तो इस एक्ट में कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार सिर्फ अगले 20 वर्ष तक बने रहेंगे। तो एक प्रकार से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के समय सीमा को निश्चित करने का प्रयास किया गया। हां या ना? क्या आप कह सकते हैं? हां कह सकते हैं और कहना चाहिए। बात समझे हैं? ये है, समझे पक्का? इसके बाद कल के सेशन को आप याद कीजिए। कल के सेशन को आप याद कीजिए। कल के सेशन में एक बात बाबू हम आपको बताए थे, और वो बात यह था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कहां हुआ था बाबू जानते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ था लंदन में। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ था लंदन में। कहां हुआ था? लंदन में गठन हुआ था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो अधिकारी हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो अधिकारी हुआ करते थे, वो अधिकारी लंदन में रहता था। तो उसको लेकर इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत आने वाले अधिकारी या कर्मचारी, चाहे वह लंदन में रहे चाहे वह भारत में रहे, उसको राजस्व उसको वेतन, कंपनी के अधिकारी को तो वेतन ही नहीं दिया जाएगा, उसको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब उसको वेतन भारत से दिया जाएगा। तो 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन अधिकारी या कर्मचारी जो है उन्हें वेतन
भारत से दिया जाएगा, चाहे वह लंदन में रहे, चाहे वह भारत में रहे। बात समझे? यह सब 1793 के चार्टर एक्ट की विशेषता है। 1793 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों बाद 1813 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1813 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट की कई विशेषताएं हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया कि 1813 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। और भारत के व्यापार का रास्ता ब्रिटेन के सभी कंपनी के लिए खोल दिया गया और ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से इस बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए बाबू, एक बात बताइए, जैसे भारत है, भारत में टेलीकॉम सेक्टर है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। अब तो बहुत खत्म हो गया। तो एक बात बताइए, आप ही बताइए, आप में से कोई एयरटेल चलाते होंगे, कोई जियो चलाते होंगे, कोई बीएसएनएल चलाते होंगे। जैसे सरकारी लोग, सरकारी कर्मचारी, नेता, ये सब बीएसएनएल चलाएगा। जैसे आप लोग जियो चलाइएगा, एयरटेल चलाइएगा। तो सब टेलीकॉम कंपनी भारत में अस्तित्व में है, हाँ या ना? लेकिन मोदी जी के दोस्त हैं अंबानी, अडानी। मोदी जी घोषणा कर दिए कि अब सब टेलीकॉम कंपनी को हम बंद करते हैं, सिर्फ जियो रहेगा, सिर्फ जियो रहेगा। और हो भी सकता है, मोदी जी कुछ कर सकते हैं। मोदी जी जब अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनवा सकते हैं, तो मोदी जी कुछ कर सकते हैं। तो अब अगर सिर्फ जियो कंपनी ही बची, तो क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में जियो कंपनी का एकाधिकार है? कह सकते हैं, एकदम कह सकते। एकाधिकार, गौर फरमाइएगा, एकाधिकार। जो एकाधिकार शब्द है, एक प्लस अधिकार। जो एकाधिकार शब्द है, यह एक और अधिकार। एकाधिकार शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार। यानी जब
किसी चीज को लेकर अधिकार सिर्फ एक कंपनी को हो, सिर्फ एक व्यक्ति को हो, तो वो एकाधिकार कहलाता है। जैसे मुसल्लफपुर हाट में सब्जी मार्केट है, और स्पेशली लड़की लोग से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप लोग मेरी बहन जैसी हैं, शाम के टाइम में आप सब्जी लेने मत निकलिए। स्पेशली शाम में 5 से 8, शाम में 5 से 8, शाम में 5 से 8 मत निकलिए। दोपहर के टाइम में ले लीजिए सब्जी, सुबह के टाइम में सब्जी ले लीजिए। उसके पीछे रीजन है। जो उस टाइम में 5 से 8 के बीच में गई होगी सब्जी लेने, उसको हमें यह बात कहने की जरूरत ना है। मतलब लोग जो है ना, जानते हैं, लोगों की मानसिकता बहुत नीचा हो गया है यार। लड़की को लेकर के स्पेशली पता नहीं, अरे बुढ़वा सबको हम बोलते हैं, बुढ़वा सब, युवा तो छोड़िए। तो मतलब उसको अपने घर के बेटी का सम्मान चाहिए, लेकिन दूसरे के घर के बेटी को तंग करेगा, तो उसके भी घर के बेटी के साथ कभी ना कभी गलत होगा। ये बात आप जान लीजिए। कलयुग की बाबू सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। तो अरे एक नैतिकता होता है यार, एक नैतिकता होता है। नैतिक पतन नहीं होने दीजिए अपना। कोई भी बड़ा चीज नहीं है यार, नैतिक पतन लेकिन नहीं होना चाहिए। बहुत गंदा स्थिति है मुसल्लफपुर हाट के सब्जी बाजार का। हमको लगता है कि 2011 10-11 के बाद हम आज तक कभी नहीं गए हैं मुसल्लफपुर हाट के सब्जी बाजार। मतलब उस टाइम में स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ते थे, जाते थे, तो देखते थे छात्रों की मानसिकता और हाट में बुढ़वा सबका मानसिक बड़ी गंदा यार। ठीक है, भीड़ का फायदा उठा करके, अरे किसी लड़की के शरीर को टच कर लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा बताइए ना। लेकिन लोगों की मानसिकता ही खराब हो गई है, अब क्या ही किया जा सकता है। तो इसी वजह से हम आप सब लोग से एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शाम में 5 से 8 मत जाइए आप सब्जी बाजार। दोपहर के टाइम में जाइए ना, सुबह के टाइम में जाइए, सब्जी ले आइए। और लड़कियों के लिए इज्जत से बढ़ के, उसके मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। टिकटॉक इंस्टा के दुनिया में मत जाइए, बहुत गंदा चीज है ये सब। और हर किसी का रियलिटी एक ना एक दिन बाहर निकल करके सामने जरूर आता है, यही सत्य है। मोदी भक्त सब मोदी जी को विश्व गुरु बना रहा था। G7 का सम्मेलन होने वाला है कनाडा में जून में ही। पिछली बार मोदी जी को बुलाया गया था, उससे पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी बुलाया गया था। भले G7 का सदस्य राष्ट्र भारत न है, भारत की एक गरिमा है, लेकिन इस बार मोदी जी को नहीं बुलाया गया है। उसके पीछे रीजन है, रीजन है। जब आप PSIR पढ़ते हैं, उसमें IR इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर दिखाते हैं। ठीक है, भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं, लेकिन झूठ के बुनियाद पर नहीं। अगर भारत विश्व गुरु होता, मोदी जी विश्व लीडर होते, तो G7 में मोदी जी को जरूर बुलाया जाता। पिछली बार तक बुलाया गया, इस बार नहीं बुलाया गया। उसके पीछे रीजन, एगो रीजन बता देते, रीजन बहुत सारा है, एगो रीजन बता देते हैं। मोदी जी जो है पिछले दिन अमेरिका गए हुए थे, अमेरिका के संसद में भाषण दिए थे, भारत विश्व शांति में विश्वास करता है। लेकिन मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जरूरी था, ये जरूरी था, और सिर्फ इतना जरूरी नहीं था, और जरूरी था।
पाकिस्तान के लिए और जरूरी था। भले नहीं बुलाता G7, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये थोड़ा सा जो करके छोड़ दिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक भारतीय होने के नाते हम ये बात बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी को इसलिए नहीं बुलाया गया, मतलब G7 सदस्य राष्ट्र को लगा ये तो झूठ बोलता है, ये कहता है हम विश्व शांति के समर्थक है, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर करता है। चीजों को जोड़ पा रहे हैं आप? हैं? मतलब हम शांति के समर्थक हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम शांति के समर्थक हैं, दूसरे तरफ हम हिंसा कर रहे हैं। तो मतलब ये दोहरी मानसिकता नहीं हो गई। तो खैर नहीं बुलाया गया, इस बात से हम खुश हैं क्योंकि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। लेकिन और होना चाहिए था एज ए भारतीय नागरिक। लेकिन एज ए अगर हम विशेषज्ञ, आईआर के विशेषज्ञ के तौर पर बात करें तो फिर अलग बात बोलेंगे। खैर वो बात बोलना ना है, समझे, तो उतना में नहीं जाना है। तो एकाधिकार, मुसल्लफपुर हाट, सब्जी बाजार जाइएगा ना, एक को दुकानदार प्याजो बेच रहा है, आलूओ बेच रहा है, बैगनों बेच रहा है, भिंडियों बेच रहा है, सब दुकानदार कर रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए 100 गो दुकानदार है मुसल्लफपुर हाट में, तो आपस में बैठक किया और एगो कहा कि हम आलू बेचेंगे, दूसरा कहा कि हम प्याज बेचेंगे, तीसरा कहा हम मिर्चाई बेचेंगे, चौथा कहा हम बैगन बेचेंगे, पांचवा कहा हम मूली बेचेंगे, छठा कहा हम गाजर बेचेंगे, सातवां कहा हम भिंडी बेचेंगे। यानी एक व्यापारी एक ही वस्तु को बेच रहा है अगर, या बेचेगा अगर, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि फलना के एकाधिकार में आलू है, चिल्ला के एकाधिकार में प्याज है, ठेकना के एकाधिकार में मिर्चा है। समझिए एकाधिकार। एक और एग्जांपल लास्ट में बोल देते हैं, हर बैच में बोलते हैं, आपके बैच में भी बोल देते हैं। पत्नी पर पति का एकाधिकार होता है, पति पर पत्नी का एकाधिकार होता है। पति पत्नी दोनों का एक दूसरे के ऊपर एकाधिकार होता है, एकाधिकार होता है। ठीक है बाबू, आशा करते हैं एकाधिकार आप समझे होंगे, हां या ना? जानते हैं 1813 ईस्वी तक, 1813 ईस्वी तक यह था कि 1813 ईस्वी तक यह था कि ब्रिटेन की सिर्फ एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी। ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। गौर फरमाइएगा, 1813 ईस्वी तक यह था कि ब्रिटेन में भले अनेकों कंपनी है, लेकिन उन अनेकों कंपनी में से सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, दूसरी किसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं। यानी 1813 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार में एकाधिकार था, सिर्फ वही कर सकता था। समझे इस बात को, हां या ना? लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया जानते हैं? कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हैं। मतलब अब भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती है। और ब्रिटेन की कोई कंपनी ही नहीं, ब्रिटेन की कोई कंपनी ही नहीं बल्कि
ब्रिटेन का कोई नागरिक भी वो चाहता है वो चाहता है भारत में व्यापार करने, वो आके कर सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का दरवाजा व्यापार करने के लिए सभी ब्रिटेन की कंपनी और सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? चलिए ठीक है। इसके बाद लेकिन शर्तें लागू है। क्या शर्तें लागू है, ध्यान से समझिएगा। समाप्त तो कर दिया गया ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, लेकिन कहा गया ब्रिटिश कंपनी बहुत पहले से भारत में है, थोड़ा सा जो है इसको रिलीफ दिया जाए, रियायत दिया जाए, थोड़ा सा इसको रियायत दिया जाए, थोड़ा सा इसको रिलीफ दिया जाए। तो कहा गया कि अभी भी 1813 के चार्टर एक्ट में कहा जा रहा है ये बात, अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार है कि वो, अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार है कि वो भारत में चाय का व्यापार और पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ व्यापार, यानी भारत में जो चाय का व्यापार होगा ना, अभी भी चाय का व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अन्य कंपनी जो भारत आएगी वो अफीम का व्यापार करेगी, सूती वस्त्र का व्यापार करेगी, कॉफी का व्यापार करेगी। लेकिन अभी भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भी चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बनाकर रखा गया। और पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ भी अभी भी व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती। लेकिन आगे चलकर 1833 में 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीन पर से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भी 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। गौर फरमाइएगा, 3 गो क्वेश्चन बोल रहे हैं, तीनों का आंसर हम बोलेंगे, आप लोग मत बोलिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं यहां पर बैठे हुए जिनका आईक्यू अच्छा काम करता, हम जानते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपके चक्कर में जो है जिसका आईक्यू थोड़ा कम, आईक्यू लेवल कम है, वो सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो हल्ला मत कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप सब लोग, अधिकतर लोग विद्वान लोग हैं यहां पर बैठे हुए।
क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन ये है कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, नहीं बोलना है। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का बाबू सोना उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का भी बाबू सोना उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। फिर तीसरा प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। तो एक बात बताइए बाबू, सामान्य तौर पर जानते हैं विद्यार्थी क्या सोचता है? जैसे जो सीधे कोई किताब लेके रट रहा है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, फलना किया गया, चिलना किया गया, ढेकना किया गया। क्या सोचता है पता? उसको लगता है कि ओ कंपनी जो व्यापार कर रहा था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जानते हैं अंग्रेज बनिया था, बनिया। बनिया यानी व्यापारी, बनिया यानी व्यापारी। वो जो है ना, सामान्य विद्यार्थी ये सोचता है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नहीं, क्या आप ऐसा नहीं ना सोचते हैं? अरे बोलिए। अरे इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत तो भारत के व्यापार का दरवाजा ब्रिटेन की हर कंपनी के लिए खोल दिया गया। ये तो व्यापार को विस्तारित रूप दिया गया है। व्यापार को ये सीमित करना थोड़े हुआ यार, ये तो व्यापार को विस्तारित रूप ना दिया गया है। हाँ या ना? तो आप क्या सोचते हैं? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के व्यापार को लेकर ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के अधिकार को सीमित किया गया या फिर भारत के व्यापार को और विस्तारित रूप दिया गया? क्या क्या क्या? आप अपने किसी सीनियर से पूछिएगा जो 5 साल से लूसेंट रट रहा है, वो पक्का है बोलेगा सीमित किया गया है, पक्का है बोलेगा समाप्त किया गया है। आप पूछ करके देख लीजिएगा अपने सीनियर से, जो हमसे नहीं पढ़ा, ठीक है, उससे पूछिएगा। तो और देखिए, गांधी जी देश को आजाद करवाने में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसके पीछे भी बाबू रीजन है। गांधी जी भी पता है, गांधी जी भी बनिया थे। गांधी जी हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और हिंदू धर्म में बनिया थे गांधी जी। तो कहा जाता है ना, कौवा का भाषा कौवे समझता है, पशु का भाषा पशुए समझता है, मानव का भाषा मानवे समझता है। तो बनिया का भाषा बनिया समझे। और गांधी जी कैसे समझे? गांधी जी लंदन में बहुत दिन तक रहे थे। तो गांधी जी जब लंदन में रहे थे ना, तो गांधी जी उसी दौरान अंग्रेज को समझ गए, ओ ये तो बनिया है, ये तो व्यापारी है, इसके व्यापार को नष्ट करेंगे। जिस रोज इस व्यापार नष्ट हो जाएगा ना, उस रोज ये अपने बोरा बिस्तर समझ के भाग जाएगा। इसलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन किए। तो देश के लोगों को कहे, भारत के लोगों को कहे कि आप विदेशी वस्तु का बहिष्कार कीजिए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए। फिर गांधी जी कहे आप विदेशी वस्तु का बहिष्कार कीजिए, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार कीजिए। फिर भारत छोड़ो आंदोलन किए। फिर से गांधी जी कहे, क्या कहे गांधी जी? फिर से गांधी जी यह कहे कि गांधी जी यह कहे कि
विदेशी वस्तु का बहिष्कार कीजिए। तो ये सब बार बार कह कह करके विदेशी, अब कोई पागल न है उसको बार बार कहिए तू पागल है पागल है पागल है, वो पागल हो जाएगा। अब गांधी जी बार बार कह रहे थे, धीरे धीरे भारत के लोग जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिए। अंग्रेजों का व्यापार ठप पड़ गया, अंग्रेज बोरा बिस्तर समझ कर चल गया। तो बिना लाठी का गांधी जी कौन काम किए हैं पता है? सांपों मर गया, लाठियों नहीं टूटा। बाबा जो है वो लाठी लेकर के चलते थे। वो लाठी बिहार के मुंगेर के घोड़घट गांव का था, बांस का लाठी था वो। बिहार के मुंगेर के घोड़घट गांव का लाठी था, बांस का लाठी था वो। घोड़घट गांव की पहचान लाठी से होती थी। वहां का लोग जो है ना लाठी बनाता था, बांस काट के लाता था और उसको जो है धूप में सुखाता था, फिर उसमें सरसों तेल लगाता था, फिर उसको आग में पकाता था। लाठी बड़ी मजबूत होता था घोड़घट गांव का। गांधी जी 1934 में बिहार में भूकंप आया था। भूकंप के बाद गांधी जी बिहार के यात्रा पर आए थे, तो घोड़घट गांव भी गए थे। तो घोड़घट गांव के लोगों ने गांधी जी को लाठी दिया, लेकिन गांधी जी लाठी लेने से इनकार कर दिए। और गांधी जी ने कहा कि हम आपका लाठी तब लेंगे जब आप हमसे ये वादा कीजिएगा कि ये लाठी अंग्रेज को आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेज जो है यही लाठी से स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारी और क्रांतिकारियों को यही लाठी से मारता है। तो ये लाठी आप नहीं देने का वादा कीजिएगा तब हम लेंगे। तो घोड़घट गांव के लोगों ने, गांधी जी वाली बात थी। अब मोदी जी आकर के कहेंगे कि आप ये काम मत कीजिए तब हम आपसे उपहार ले लेंगे, तो कोई आदमी नकार सकता है? कहेगा नहीं करेंगे हम, आप उपहार तो पहले लीजिए। तो ये कहानी है, लिखिए। तो यहां से गांधी जी की जो कहानी बताए हैं, यहां से हम आपको यह बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, चीजों को समझिए उसके बाद ही कोई काम कीजिए। चीजों को समझिए उसके बाद ही कोई काम कीजिए। लिखिए बाबू, 1793 का चार्टर एक्ट लिखिएगा। 1793 का चार्टर एक्ट लिखिएगा। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के समय सीमा को सीमित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि इस एक्ट में यह कहा गया था कि
क्योंकि इस एक्ट में यह कहा गया था कि ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक ही ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक ही भारत में बनी रहेगी। नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 15 वर्षों के लिए सिर्फ 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दी थी। व्यापार करने का एकाधिकार दी थी, लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार भारत के साथ दिया था फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिए, 1813 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट, डैश देकर लिखिए। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। 1813 का चार्टर एक्ट, डैश देकर लिखिए। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट में कहा गया कि चाय
चाय पीते हैं ना आप लोग? क्या रुपए देता है अब वो चाय? हम तो पहले पीते थे तो 5 रुपया देता था, 10 रुपया, 12। अरे बाप रे, इतना महंगा हो गया। आय थोड़ी सी चाय। इस एक्ट में कहा गया कि चाय, इस एक्ट में कहा गया कि चाय, चाय और चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन, चीन देश जहां से कोरोना आया था, चीन से ना आया है कोरोना, बच के रहिए आप लोग। इस एक्ट में कहा गया कि चाय और चीन के साथ कंपनी का, चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार पर, चाय और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार अब भी बना रहेगा, अब भी बना रहेगा, अब भी बना रहेगा, अब भी बना रहेगा। अर्थात उसी में अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 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 आंशिक तौर पर, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत ब्रिटेन, इस एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी कंपनी के लिए, इस एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी कंपनी के लिए इस एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी कंपनी के लिए, इस एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी कंपनी के लिए तथा 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 सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के व्यापार का मार्ग, भारत के व्यापार का मार्ग खोल दिया गया।
भारत के व्यापार का मार्ग खोल दिया गया। भारत के व्यापार का मार्ग खोल दिया गया। भारत के व्यापार का मार्ग खोल दिया गया। फुल स्टॉप। अब आगे समझिए बाबू लोग, देखिए आगे समझिए। 1813 के चार्टर एक्ट, जानते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी जाती है। देखिए, जानते हैं बनना है ना तो अंग्रेजों की मानसिकता वाला बनिए आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं सुनिए। देखिए, अंग्रेज सबसे पहले भारत आया तो व्यापार करना शुरू किया। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने में सफल हो गए तो फिर अंग्रेज भारत के अलग अलग भूभाग को जीतकर उस पर कब्जा कर लिया, वहां शासन करने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत में शासन करने लगा तो अंग्रेज ईसाई धर्म को मानता था। तो फिर अंग्रेज अब कहा हमारा व्यापार चलिए रहा है, हम शासन प्रशासन करिए रहे हैं, तो अब क्यों ना ईसाई धर्म का भी प्रचार करे। मतलब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सफलता की ओर अग्रसर होना है। पहले पुलिस बनेंगे, फिर दरोगा बनेंगे, फिर डीएसपी बनेंगे, फिर आईएएस बनेंगे। मतलब ये होना चाहिए। मतलब अंग्रेज ऐसे थे, पहले आराम से सिपाही बना, मतलब पहले व्यापार किया, फिर दरोगा बना, शासन किया, फिर डीएसपी बना, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने लगा। तो अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखने वाला भी है। देखिए, कोई भी है ना, कुछ भी है, चाहे विचार हो, व्यक्ति हो, हर चीज में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव चीज को लीजिए, निगेटिव को साइड मारिए। अंग्रेजों से ये सीखिए आप लोग। ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म प्रचारक, मिशनरी मतलब ईसाई धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म प्रचारक को खुली छूट दी गई कि आप ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर इसके बाद बाबू आपको 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यह प्रावधान भी 1813 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में अगली विशेषता लिखिए। लिखिएगा बाबू। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की
ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। फुल स्टॉप। चलिए, ये सब 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता है। आगे हेडिंग मारिए 1833 का चार्टर एक्ट। उसमें भी एगो पॉइंट बता दिए हैं, जो पॉइंट बता दिए हैं वो लिखा देते हैं, फिर आगे बताएंगे। 1833 का चार्टर एक्ट डैश देकर इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। डैश देकर इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। 1 नंबर में, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। फुल स्टॉप। अब आगे सुनिए, आगे समझिए बाबू। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। हीरालाल सब इधर सुनिए। देखिए बाबू, 1757 के पलासी युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई तो अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, और जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया ना, तो बंगाल में शासन करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर का पद लाया। बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में
बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और उसका पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। और इस एक्ट के तहत यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लिखिए अगला पॉइंट। इस एक्ट के तहत बाहर जाना है, जाइए ना। लिखिएगा, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। किया गया, किया गया, किया गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। फुल स्टॉप दीजिए। अब पहले इतना याद करवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। है बाबू लोग, आइए। कौन एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के समय सीमा को सीमित करने का प्रयास किया गया? 1700 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट में यह कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक ही भारत में बनी रहेगी? 1793 का। अच्छा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश कंपनी को कितना वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार, कितना वर्ष, कितना वर्ष? ब्रिटेन के कौन राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया? कौन दिया? कौन एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? 1793 का। आगे, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1800। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1800। लेकिन इस एक्ट के तहत कंपनी को दो चीज पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, चाय और
यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त हुआ या पूर्णतः? किस एक्ट के तहत ब्रिटेन की सभी कंपनी के लिए तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के व्यापार का मार्ग खोल दिया गया? 1813। कौन एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई? 1800। कौन एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा? 1800। कौन एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1800। कौन एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया? 1833 ना। कौन एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? कौन बने? कौन बने? चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं और सुन लीजिए आगे जो है अपना फिजिक्स का क्लास कीजिए, ठीक है। और कल भी फिजिक्स का आप नोट लेकर के आइएगा, कल भी जो है ना आप फिजिक्स का नोट लेकर आइएगा, जरूर आइएगा, ठीक है ना। सामान्य तौर पर मंगलवार बृहस्पतिवार सबको जो है सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिजिक्स का नोट जो है कल भी आप लेकर के आइएगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।